नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारी टेस्ट है साथियों, ब्रह्मास्त्र टेस्ट। और इस टेस्ट में हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं 72वां टेस्ट। और ये 72वां टेस्ट जो है साथियों, आप ध्यान रखेंगे, ये 72वां टेस्ट आपको मशीन की वाइंडिंग से रिलेटेड है। दैट मीन्स यह टेस्ट आपकी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग या फिर आपकी डीसी मशीन वाइंडिंग या एसी मशीन वाइंडिंग, इन सारे चीज़ों से ये संबंधित है। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर वाइंडर ट्रेड के छात्र हों या फिर बीटेक या डिप्लोमा के छात्र जिनका सपना है कि हम एएलपी बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, उनके लिए यह टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, हमारी ये टेस्ट आपको मालूम है ऐप पर अवेलेबल है और आप सब उसी के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं। तो साथियों, हम अपनी पढ़ाई को अब कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। और ये टेस्ट बाइलिंगुअल में होती हैं। ये आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं। अब साहब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है किसी भी कॉइल का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी कॉइल का वह हिस्सा जो कहाँ रहता है, एक ही स्लॉट में होता है। आप स्लॉट का मतलब जानते हैं, स्लॉट का मतलब खांचा होता है। ये हमारी मशीन्स की क्या है, आपकी रोटर है, आर्मेचर का सेक्शन है। और ये वाला हिस्सा जो आप देखते हैं, ये आपकी क्या है, स्लॉट्स है। दैट मीन्स आपके खांचे हैं। क्या है साथियों, आपके खांचे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये खांचे हैं। निश्चित रूप से दीपक जी, हम भी स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि आपकी जो समय 1 से 2 PM के बीच है, इसे हम चेंज करना चाहते हैं और जल्द ही हम आपके इस समय को इवनिंग में कर देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वैसा समय रखेंगे जिसमें आपको पूरी तरह से सूटेबिलिटी हो और आप बड़े आराम से पढ़ सकें, ताकि हमारे जॉब वाले भी मित्र भी आसानी से हमारे साथ लाइव क्लास को कर सकें। ठीक है, तो साथियों ये आपकी स्लॉट्स होती हैं। कहा यह गया है कि किसी भी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, कॉइल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉइल साइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे साहब, कॉइल साइड। सदैव याद रखिएगा, इसे हम कॉइल साइड कहते हैं साथियों। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हमारे कॉइल का यह हिस्सा आर्मेचर के कोर के खांचे में क्या होता है, स्थित होता है। ये आपका आर्मेचर और आर्मेचर का जो कोर है, उसी के खांचे में, उसी के स्लॉट्स में क्या है, ये इंस्टॉल किया गया है, स्थापित किया गया है। साथियों इसी में क्या होती है, इसी के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होती है। समझ गए। और याद रखिएगा, ईएमएफ चाहे डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, यह हमेशा कैसे उत्पन्न होती है, अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। यानी ईएमएफ आपकी एसी ही होती है। अगर हम क्या करें साहब, याद रखिए, अगर आपकी डीसी जनरेटर है तो उस परिस्थिति में इस एसी ईएमएफ को, यानी कि अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड के इस ईएमएफ को कम्यूटेटर की मदद से हम डीसी में बदल लेते हैं। और कम्यूटेटर हमारा किस रूप में काम करता है, मैकेनिकल रिएक्टिफायर के रूप में काम करता है। उसका मुख्य काम है एसी को किस में बदलना साथियों, डीसी में बदलना। कंसेप्ट क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए साहब, यहां पर समझिए, आपको दो तरह के हमारे इनएक्टिव साइड्स होते हैं कॉइल के अंदर। क्या होते हैं, दो इनएक्टिव साइड होते हैं। एक फ्रंट एंड का कनेक्शन होता है, एक बैक एंड का कनेक्शन होता है। ठीक है, और अगर हम साइड्स की बात करें तो ये सामने जो आपने वाइंडिंग करी है, जो दिखती है आपको, दैट मीन्स आप अगर ऐसे चले, ये हमारा सपोज कर लीजिए आपका कोई भी क्या है, मैग्नेटिक हमारी मैग्नेटिक कंडक्टर है और उसके ऊपर हमने क्या किया है, ये वाइंडिंग इंस्टॉल करी है। तो इसमें आप देखिए, ये सामने से दिख रहा है, इसे फ्रंट साइड कहेंगे। एक जो पीछे पोर्शन है, बीच का, पीछे का जो दिख नहीं रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, बैक साइड कहेंगे। तो फ्रंट साइड और बैक साइड, ये दोनों चीजें आपको यहाँ कॉइल के रिस्पेक्ट में प्राप्त होती हैं। तो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, हमारी राइट आंसर होगी साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिसे कॉइल साइड कहते हैं। चलिए, आदर्श जी और दीपक जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली क्या होती है, वाइंडिंग में स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, जिस ट्रांसफार्मर में सिंगल कुंडली होती है उसे हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। आइए देखते हैं ये होता कैसा है। साथियों, हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, मैंने अभी कहा था,
उसमें कितनी कॉइल होती हैं, कितनी कुंडलियां होती हैं, सिंगल कुंडली होती है। अब अगर आप इसको करना चाहें, सेकेंडरी बनाना चाहें, तो हम यहाँ से टैपिंग कर देते हैं। इसको हमने V1 माना प्राइमरी और ये आपकी क्या हो गई V2 सेकेंडरी, यानी ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और ये वाला आपका क्या है N2। यहाँ वाला टर्न क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा N1 माइनस N2। साथियों ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। देखने से ये स्पष्ट है कि प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो ये आपका क्या है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या है साथियों स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है। समझ गए ये क्या है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है और यही सिंगल वाइंडिंग आपके दोनों के रूप में काम करती है। आप ध्यान रखेंगे प्राइमरी के रूप में भी और सेकेंडरी के भी रूप में। साथियों यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा यह ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है। किस पे काम करता है सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, याद रखिएगा सेल्फ इंडक्शन। और इसमें जो आपकी पावर की ट्रांसफर होती है, दैट मीन्स आपका जो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज आपको प्राप्त होता है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, ये दो तरह से होता है। एक तो इंडक्टिवली भी होता है और दूसरा याद रखिएगा कंडक्टिवली भी होता है। कैसे इंडक्टिवली भी और कंडक्टिवली। साथियों दोनों तरीके से यहाँ पर पावर आपकी क्या होती है ट्रांसफर होती है। और मेरे समझाने का उद्देश्य यह है कि इस तरह के ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग वैरिएक के रूप में करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, किस रूप में करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के रूप में भी साथियों करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बिल्कुल, तो हमारा जो है राइट आंसर क्या हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि आपकी मेन सप्लाई से पूरी वाइंडिंग जुड़ी हुई है। और याद रखिएगा आपके 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है अनंत होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस अनंत नहीं होता है, यहाँ रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, इसलिए शॉर्ट की चांसेस बहुत ज़्यादा बनती है। और के का रेशियो याद रखिएगा 1 से अधिक होगा तो ये फंक्शन में नहीं ली जा सकती है। ठीक है, चलिए साहब, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ शिवशंकर जी, एएलपी का ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपकी सारी परीक्षाओं के लिए हैं। एएलपी का जहाँ तक है नॉन टेक के बारे में, तो उसकी टेस्ट अभी ऑफलाइन आपकी स्टार्ट हो रही हैं कल से, और आई थिंक बहुत ही जल्द हम लोग उसको ऑनलाइन मोड में भी लेकर आएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन जल्द ही आपका ऑफलाइन मोड में ही स्टार्ट होगा, कल से ही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो साथियों यहां पर समझिए आपका स्लॉट स्पेस फैक्टर होता है। क्या नाम है इसका स्लॉट स्पेस फैक्टर। तो साथियों ये स्लॉट स्पेस फैक्टर का अगर हम ये जानना चाहें कि ये होती क्या है, तो स्लॉट स्पेस फैक्टर होती है कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट। क्या होती है कंडक्टर एरिया पर स्लॉट। हर एक स्लॉट में जो आपने कंडक्टर इंस्टॉल किया है उसका क्या क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बटा क्या हो जाएगा स्लॉट एरिया, बटा क्या हो जाएगा साथियों स्लॉट एरिया। ठीक है, स्लॉट का क्षेत्रफल। ये दोनों चीजें का रेशियो आपकी क्या कहलाती हैं स्लॉट स्पेस फैक्टर कहलाती है। साथियों याद रखिएगा स्लॉट पिच क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट स्लॉट्स होती हैं। स्लॉट पिच क्या होती है याद रखिएगा स्लॉट पिच आपकी क्या होती है 2 एडजेसेंट स्लॉट्स के बीच की दूरी है ना, 2 एडजेसेंट स्लॉट के बीच की दूरी साथियों। तो 2 एडजेसेंट स्लॉट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्लॉट पिच। बीच की दूरी को स्लॉट पिच कहते हैं। और आप जानते हैं ना अगर आपकी स्लॉट पिच, आपको मैंने कई बार समझाया है कि अगर हमारा कॉइल पिच और स्लॉट पिच ये दोनों क्या होते हैं साथियों बराबर जब हो जाएं तो वाइंडिंग आपकी फुल पिच कॉइल कहलाती है। और जब आपकी पोल पिच से छोटी होती है कॉइल पिच तो वाइंडिंग आपकी शॉर्ट पिच्ड
कहलाती है। और जब शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है तो आपके केपी का मान, पिच फैक्टर का मान लेस देन 1 होता है। और यदि आपकी क्या होती है, फुल पिच वाइंडिंग होती है तो पिच फैक्टर का मान ग्रेटर देन क्या होता है, नहीं, सिर्फ 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। केपी इक्वल टू 1 फॉर फुल पिच वाइंडिंग एंड केपी लेस देन 1 फॉर शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, हाँ शिवशंकर जी, 100 रुपये में 20 टेस्ट ही होते हैं और ये 20 वाला स्लॉट्स 100 वाला रहता है। ठीक है, और जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट हैं वो 499 का होता है। उसमें साल भर के लिए आपको हम डिस्कशन करवाते हैं एवरी डे 20 क्वेश्चंस मंडे टू फ्राइडे, जो कि टेस्ट के रूप में आपको मिलती है। और उसके बाद फिर हम डिस्कशन आपकी लिया करते हैं। और डिस्कशन के इस वीडियोज़ को या तो आप लाइव देख करके समझ सकते हैं, और लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड आपके ऐप में जाती है। वहाँ पर आप मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे कई बार देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर से थोड़ी अधिक रहती है। और इस दौरान हम 5000 से अधिक प्रश्न आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है, वहाँ पर मिलेगा। आइए, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी अधिक होता है, यानी किस वाइंडिंग का हमारे ट्रांसफार्मर में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, ज़्यादा होता है। आइए साथियों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारी जो होती है क्रॉस सेक्शन एरिया किसकी ज़्यादा होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साहब क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे पहले तो आप समझिए, जब कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात होती है तो यह किसके बारे में इंडिकेट करता है, ये मोटाई के बारे में बताता है, आपको थिकनेस के बारे में बताता है। तो आपकी थिकनेस जो है जब ज़्यादा होगी, समझ गए, तो इसका मतलब है कि स्वाभाविक रूप से वैसे चीज़ों में आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और आपका क्या होता है, जब मोटाई बढ़ती है रेजिस्टेंस कम होता है, करंट का कंडक्शन अधिक होता है। लेकिन साहब ट्रांसफार्मर में जो लो वोल्टेज की वाइंडिंग होती है ना, उसका क्रॉस सेक्शन बहुत अधिक होता है। समझ गए क्या होती है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग इसका क्या होता है ना, लो वोल्टेज वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन बहुत अधिक होता है। क्रॉस सेक्शन को आप कह सकते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये इसका क्या होता है साथियों, ज्यादा होता है। किसका होता है ज्यादा, शॉर्ट का। क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसके पीछे आपको लॉजिक बता दूं, क्योंकि आपकी आई जो है वह प्रोपोर्शनल एरिया के होती है। एरिया बढ़ेगा, करंट आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। एरिया घटेगा, करंट आपकी घटेगी। क्योंकि जब एरिया बढ़ता है मोटाई बढ़ती है साथियों, रजिस्टर कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, करंट का कंडक्शन बहुत अधिक होता है। क्योंकि आप जानते हैं एलवी वाइंडिंग की क्या खासियत है। अगर हम एलवी वाइंडिंग के खासियत की बात करें तो इसमें वोल्टेज साथियों कम होगा। वोल्टेज क्या होगा, कम, लेकिन करंट क्या होगी, अधिक। करंट क्या होगी, अधिक। और अधिक करंट के लिए एरिया मस्ट बी ग्रेटर। एरिया निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। साहब अगला प्रश्न देखिए, which among the following winding is one in which the number of coil per phase is equal to the number of pole in the machine। वह कौन सी वाइंडिंग है जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या मशीनों में पोल की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। उस कॉइल को हम क्या कहते हैं साहब, अभी जस्ट हमने चर्चा किया था, वैसी कॉइल जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या मशीनों में पोल की संख्या के बराबर होती है, उसे हम कहते हैं पूर्ण कुंडलन वाइंडिंग। क्या कहते हैं, पूर्ण कुंडलन वाइंडिंग, यानी होल कॉइल वाइंडिंग कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, होल कॉइल वाइंडिंग। इसी को कहा जाएगा पूर्ण कुंडलन। ठीक है,
अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके बीच चर्चा करना चाह रहा हूं वो जरा समझिए। ये होल वाइंडिंग में क्या होती है, आपके प्रति फेज जो कॉइल की संख्या है वो मशीनों के पोल की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। और याद रखिए इसमें हर एक स्टेज में जो आपकी 2 स्लॉट के साथ क्या होता है, हर सेक्शन में प्रत्येक कॉइल साइड की संख्या भी दोगुनी हो जाती है। हर एक चरण में जितने भी आपके कॉइल साइड्स हैं वो दोगुने होते चले जाते हैं, दोगुने होते चले जाते हैं। और ऐसे भी मैंने आपको समझाया है साथियों, ये आपकी पोल है और दोनों पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं, या इसी को पोल स्पैन कहते हैं। और ये जनरली आपका क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ये आप सब जानते हैं। अगर हमने क्या किया, यहां गौर कीजिए, अगर हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि हमारी जो कॉइल है उसके भी सेक्शंस को अगर आप देखें तो आपकी कॉइल का अरेंजमेंट इस हिसाब से है साथियों, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा 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 और ऐसा। अब यहां देखिए ये भी आपकी क्या है, 180 डिग्री के बिल्कुल सापेक्ष है। और ये दोनों कॉइल साइड के बीच का डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉइल पिच कहते हैं, कॉइल स्पैन कहते हैं। इस जगह पे आपने क्या देखा, पोल पिच आपकी किसके बराबर हो गई, पोल पिच आपकी कॉइल पिच के बराबर हो गई। इट मींस व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज दिस। साथियों ये क्या है, ये आपकी फुल पिच वाइंडिंग है। ध्यान देंगे ये कौन सी वाइंडिंग है साथियों, ये आपकी फुल पिच वाइंडिंग है, फुल पिच वाइंडिंग है। समझ गए कि नहीं, फुल पिच वाइंडिंग है। और मैंने चर्चा किया था ना अभी कि इस वाले वाइंडिंग में आपका जो केपी का मान है, पिच फैक्टर केपी है, वो कितना होता है, 1 होता है साथियों। कितना होता है, 1। द राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल कॉइल वाइंडिंग, पूर्ण कुंडलन वाइंडिंग इसको कहेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए एएलपी के लिए या फिर आप डीआरडीओ, इसरो, ये सारी जो हमारी एग्जामिनेशन सभी डीआरडीओ सामने है, यूपीपीसीएल है जो कि आपका बहुत जल्द होने वाला है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है डीआरडीओ का एग्जाम आपको 20 से 25 दिसंबर के बीच होने की संभावना बनती है। और अप्रॉक्सीमेटली इसी समय जो है आपको यूपीपीसीएल भी ले लेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इसी नेक्स्ट संडे यानी 27 नवंबर को लाइव यूट्यूब पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सारे कंसेप्ट्स और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का समावेश लेकर आ रहा हूं, जो यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल लाइव होगा। और आप सभी लोग ऐप के माध्यम से नहीं, आप यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर के देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं 2 बजे दिन से लेकर ये 5 घंटे की क्लास होगी, जिसे हम मैराथन के नाम से कहते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमने आपको बता दिया है, बाकी मैं फिर अभी बता रहा हूँ। आप लोग एक्टिवली, मैंने जानबूझकर संडे रखा है ताकि आपको वह जो सेशन है वह आपको डीआरडीओ, इसरो या फिर आपके यूपीपीसीएल या आने वाले एएलपी, इन सभी के लिए आपके कंसेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर करेगा और आपको बहुत उससे फायदा महसूस होगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़ें। आइए साहब, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज्ड इन एसी मशीन। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग जब एसी मशीन में हम करते हैं उसके संदर्भ में कौन सी बातें जो हैं वो आपकी क्या है, गलत है, सही नहीं है। तो साथियों डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब नाम से ही पता चल गया, ये वाइंडिंग कंसंट्रेटेड एक जगह इकट्ठी नहीं होगी, वह अलग अलग हिस्से में बटी रहेगी। यहाँ फिर आपकी यहाँ, इस तरह से आपकी क्या है, वाइंडिंग्स अलग अलग बटी है। तो सामान्यतः हम जो हैं आपके रोटेटिंग मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग किया करते हैं। अब जहाँ तक प्रश्न की बात है तो आप यहाँ गौर करिए, प्रश्न के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारी ध्यान दीजिएगा कि आपकी आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होता है। ये गलत बात है साथियों, ये होता है। ठीक है, ये निश्चित रूप से क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है। आप जानते हैं ना आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, आपके मेन फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव होता है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स यह मेन फ्लक्स को या तो डिस्टॉर्ट करता है या उसको बिल्कुल ही उसका विरोध करता है। समझ गए कि नहीं, या क्या करता है, उसका विरोध करता है। साथियों दूसरा जो हमारा प्रश्न है जरा देख लीजिए, इसी में ऑप्शन जो दूसरा दिया गया है वो कह रहा है कि सारे चालक में समान वितरण से बेहतर ठंडक मिलती है, शीतलन बढ़िया मिल जाती है। हालांकि ये बातें सही है। ठीक है, क्या है यहाँ साहब, ये बातें आपकी सही होती हैं, लेकिन कह रहा है गलत कौन सा विकल्प है। तो हमारे हिसाब से आर्मेचर रिएक्शन और रिएक्टेंस कम होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यह सूटेबल नहीं है क्योंकि प्रश्न इनकरेक्ट को खोजने कह रहा है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम गलत स्वीकार करेंगे क्योंकि यह विकल्प सही है। ठीक, अगला देखिए,
प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ का वेव फॉर्म साइनोसॉइडल प्रवृत्ति का होता है। एकदम सच बात है साहब, यदि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज करते हैं तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आपको मिलता है, ये इस तरह का वेव फॉर्म आपको मिलता है, ठीक है। और इस तरह का वेव फॉर्म आपको मिलता है, ये बातें सही है, लेकिन आपको गलत विकल्प कह रहा है, इसलिए यह भी उचित नहीं है। अब अगला लास्ट कह रहा है डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता। ये साहब एकदम उचित नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ये बिल्कुल क्या होता है, डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक को हटाया जा सकता है साहब, नहीं, इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम हार्मोनिक्स के प्रभाव को आसानी से साहब क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, दूर करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऊपर की तीनों आपकी मशीन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए सही मानी जाएगी, ये सही नहीं है, इसलिए गलत है और आपको गलत चुनने कहा था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या भी 8 है तो आर्मेचर में स्लॉट की संख्या क्या होगी? आइए जरा देखते हैं। प्रश्न से आपको दे दिया गया है पोल पिच कितना, 8, और पोल की संख्या कितनी दे दी गई है, पोल की संख्या भी 8 आपको दे दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है आर्मेचर स्लॉट की संख्या। तो आइए जरा हम देखें आर्मेचर स्लॉट्स की संख्या। अब ये क्या हो जाएगी साथियों, आपको पता है आर्मेचर स्लॉट की संख्या क्या होती है, पोल की संख्या इंटू पोल पिच। क्या होती है, पोल पिच इंटू नंबर ऑफ पोल्स। क्या होती है, पोल पिच इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो पोल पिच आपके पास 8 है और नंबर ऑफ पोल्स भी क्या है साथियों, 8 हैं। इट मीन्स 64 क्या होंगे, 64 क्या होंगे आपके आर्मेचर में स्लॉट्स होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिल्कुल राहुल जी, मनीष जी, अखिलेश जी, सभी लोगों ने क्या किया, सही आंसर दिया है, एंड दैट बिकम्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं क्या है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, मीट्रिक प्रणाली में ऐसी तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो मीट्रिक प्रणाली में जो है हमारे इनामेल्ड कॉपर के वायर का जो आकार है ना, वो हम mm स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, mm स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। रजिस्टर का ऐसा यूनिट ओम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप जानते हैं ना गेज की संख्या, तो गेज की संख्या SWG होता है, जिसका पूरा नाम क्या है आपका, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें 1 से लेकर 36 तक नंबर होते हैं, समझे। इसमें क्या होते हैं, 1 से 36 तक के नंबर होते हैं, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यास, यूं कहें तो आकार, किसका आकार साहब, आकार मापते हैं किसी भी चालक तार का, ठीक है, चालक तार का। और साहब याद रखिएगा, SWG नंबर जितना कम होगा, ठीक है, तार उतनी मोटी होगी, और तार मोटी होगी तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, धारा अधिक प्रवाहित होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा समझिए, SWG नंबर अधिक होगा, ठीक है, SWG नंबर अधिक होगा, तार आपकी क्या होगी, पतली होगी, तार आपकी पतली होगी, रेजिस्टेंस आपका अधिक होगा, और करंट आपकी कम होगी। समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कम रेटिंग वाली जो हमारी SWG नंबर होती है, ठीक है, कम रेटिंग वाली जो SWG नंबर होती है, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि कम रेटिंग वाले SWG को ही हम कंडक्टर रूप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हालांकि ये सब आपकी कंडक्टर हुआ करती है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतः परत अचालक यानी कॉइल सेपरेटर इंसुलेटर होता है। क्या होता है, कॉइल सेपरेटर इंसुलेटर होता है, वो क्या होता है साथियों। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉइल सेपरेटर इंसुलेटर होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। हालांकि मैंने आज इसमें कई सारे इमेज लगाने के लिए बोला था, बट वो लग नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट डे से हम इस बात को कंफर्म करा लेंगे कि इमेज लगा है या नहीं। कॉइल सेपरेटर के नाम से ही पता चल रहा है कि वह
आपके क्या करेगा, दो कॉइल के बीच एक लेयर बना देगा, जिससे दोनों कॉइल आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये आपका क्या है, स्लॉट्स है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने किया। अब यहाँ पर आप देखिए एक हमने अलग स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, यहाँ ये आपने लेयर बना दिया। फिर अगला हमने लिया साथियों, उसको देखिए क्या किया, ऐसा ऐसा ऐसा, सिमिलर 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 सिमिलर। फिर साथियों आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर हम ऐसा कर लिए। ये जो लेयर है यही आपकी क्या होती है, यही आपकी क्या है, ये वाली ही कॉइल सेपरेटर है ना, ये क्या है, कॉइल सेपरेटर। अब ये कॉइल सेपरेटर के लिए हम कोई मटेरियल नहीं लेते, ठीक है, क्या नहीं लेते, हम कोई मटेरियल इसके लिए नहीं लेते। ऐसा नहीं कि कोई धातु का पदार्थ लेंगे, कोई मेटल लेंगे। साथियों इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, लेदराइड पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं, लेदराइड पेपर। आपने देखा होगा कि आपके पंखे वगैरह को जब कभी आप खोलते हैं, उसमें जो कॉइल होता है वहाँ पर आपका एक पेपर जैसा रहता है। अगर ज़्यादा जोर से आपने हथौड़े से उसको खोलते समय चोट मारा तो वो पेपर झड़ जाता है, और जब वो झड़ जाता है तो आपकी कॉइल लूज हो जाती है, और लूज कॉइल होने पर उसके क्या होती है, स्पार्क की संभावना बनती है, और याद रखिए कि उसके शॉर्ट करने की, जलने की पूरी चांसेस वहाँ पर हो जाती हैं। ये बातें हमारी हैं। इसलिए साथियों आप ध्यान रखिएगा कि कॉइल सेपरेटर लेदराइड पेपर का बना होता है, और यह शॉर्ट सर्किट से हमारे वाइंडिंग्स को बचाता है। इसका मुख्य काम क्या है, तो लेदराइड पेपर का काम है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखना। किसको रखना साथियों, वाइंडिंग को, आपके कॉइल को, है ना, किसको साहब, आपकी वाइंडिंग्स को सुरक्षित रखना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों, एक ट्रांसफार्मर में रीवाइंडिंग में आपने क्या किया है, 0.16, क्या किया साहब, 0.16 mm के व्यास का एसी तार के स्थान पर 0.14 व्यास का तार ले लिया। यानी आपने क्या किया है, व्यास को घटाया है, ठीक है। और जब आप व्यास को घटाते हैं और लपेट की संख्या यानी आपने नंबर ऑफ टर्न्स है ना, उसे बराबर रखा है, तो इस स्थिति में क्या होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से आपका पहले 0.16 mm का था, अब 0.14 mm का हो गया। तो आपने क्या किया है, तार के व्यास का प्रयोग किया है, तो वो आपकी कम हो गई। अब बाकी टर्न्स पूर्ववर्ती ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका जब व्यास कम हो गया तो व्यास के कम होने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया। रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या हो गया, आपके ट्रांसफार्मर में I² R लॉस होता है कि नहीं होता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये आपका कॉपर लॉस के नाम से जाना जाता है, और PCU का मान क्या हो गया, I² R। साथियों इस परिस्थिति में हमारी क्या होंगी, निश्चित रूप से लॉस बढ़ेगी, और लॉस जब बढ़ेगी साथियों तो आपके ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, ट्रांसफार्मर का आउटपुट स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, और हम कभी भी लॉसेस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस प्रश्न के केस में आपकी ट्रांसफार्मर की आउटपुट निश्चित रूप से कम हो रही है। आउटपुट का कम होना मतलब इफिशिएंसी का क्या हो जाना, घट जाना। और आप सब जानते हैं ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी कहाँ से कहाँ होती है, 97% से लेकर 99% के बीच में पाई जाती है। और ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर स्टैटिक माना जाता है। फ्रिक्शन लॉस नहीं होने के कारण इसकी क्या होती हैं, इफिशिएंसी काफी अधिक हुआ करती है। बाकी सभी मशीनों में सबसे अधिक इसी की इफिशिएंसी होती है। अगला प्रश्न है साथियों, फॉर व्हिच टेस्टिंग सर्च कॉइल मेथड इज यूटिलाइज्ड। वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए हमें खोजी कुंडली विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो साथियों खोजी कुंडली विधि दैट मीन्स सर्च कॉइल, तो सर्च कॉइल का प्रयोग हम करते हैं पोलैरिटी टेस्टिंग के लिए। पोलैरिटी टेस्टिंग का मतलब है ध्रुवता का परीक्षण, कौन सा आपका पॉजिटिव पोल है और कौन सा आपका क्या है, निगेटिव है, जिससे ये पता चल सके कि करंट का सर्कुलेशन किधर से किधर हो रहा है। ठीक है साथियों, यह वाइंडिंग जो है एसी मशीन में की जाती है। कहाँ की जाती है, ये हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एसी मशीन के लिए सूटेबल है,
समझे कि नहीं, कहाँ के लिए सूटेबल है साथियों, यह एसी मशीन के लिए सूटेबल है, इस बात को आप याद रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम आपको समझाना चाहते हैं कि इसमें आप ये ध्यान देंगे कि सभी कॉइल के क्या होते हैं, सारे कॉइल के जो सिरे हैं उसके जो एंड्स हैं वो आपके फ्री होते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में, एक सीक्वेंस में उसको हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं साथियों, उसको एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये एसी मशीन्स की वाइंडिंग होती है, और इस वाले मेथड्स में इसके सारे एंड्स याद रखिएगा, सभी एंड स्वतंत्र होते हैं। सभी एंड क्या होते हैं साथियों, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, और सारे फ्री एंड्स को आप प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं, और प्रॉपर अरेंजमेंट के माध्यम से ही हम उसकी क्वालिटी को चेक करके तब ऐसा कर पाते हैं। हमारे मित्र दीपक जी, आप जरा एक बात को समझिए, इसमें से क्या कठिनाई आपको महसूस हुई। हमने पहले 0.16 mm जो कि हमारा क्या है, मोटा तार है, फिर हमने क्या किया, पतला तार लिया। जब हमने वाइंडिंग की व्यास को कम किया, तो वाइंडिंग के व्यास को जब हम कम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है क्या, हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के है। एरिया घटेगी, स्वाभाविक रूप से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका पावर लॉस क्या होता है, I² होता है। आई उतना ही है, लेकिन आर बढ़ा तो उसके कारण भी तो हमारी लॉस बढ़ी, और जब हमारी लॉस बढ़ी तो स्वाभाविक रूप से आउटपुट घटेगा कि नहीं घटेगा। आउटपुट जो होता है लॉस के बाद ही जो मिलता है वही तो हमारा आउटपुट होता है। तो लॉस तो आपकी इनपुट के बराबर जब आउटपुट हो जाए तो 100% इफिशिएंसी होगी, है कि नहीं है, ये मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ऑप्शन है साथियों, आप दोबारा फिर से वीडियो देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए साहब, अगला प्रश्न है, फॉर एन इमरजेंसी पीरियड इन आर्मेचर रीवाइंडिंग वर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वार्निश इज यूज्ड। बहुत ही आपातकालीन स्थिति में, विषम परिस्थिति में जब क्या होती है, आपको कौन सी वार्निश करनी चाहिए जिससे कि आर्मेचर की रीवाइंडिंग करने के दौरान आपको कठिनाई ना हो, आप सुरक्षित ढंग से रीवाइंडिंग कर पाएं। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि रीवाइंडिंग करते समय, आर्मेचर की रीवाइंडिंग जब आपात स्थिति में करनी पड़ती है तो वायु को शुष्क होने वाली, यानी कि ऐसी कैसी वाइंडिंग होनी चाहिए जो आपकी वायु से शुष्क हो जाए, क्योंकि जब आप रीवाइंडिंग करेंगे एयर तो आपकी होती ही है, तो एयर ड्राइड अगर हो, जो कि हवा में पहुंचने के बाद, हवा के संपर्क में आने के बाद सूख जाए, ठीक है, कैसा हो साहब वार्निश, ऐसा वार्निश जो एयर के संपर्क में आने पर ही सूख जाए, उसको हम ध्यान में रखते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। और किसी को भी आंशिक क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को 1 या 2 कॉइल को परिवर्तित करने के लिए हम जो है साहब सबसे पहले ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, उस कॉइल को हटाते हैं। कहने का मतलब है कि आपके ट्रांसफार्मर की मान लीजिए ये वाइंडिंग है, ठीक है, ये आपके ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है, आपको पता चला कि हमारा ये वाला वाइंडिंग क्या है, डैमेज कर गया है, तो आप क्या करेंगे उस परिस्थिति में, इसको यहाँ से काट कर हटा देंगे, ठीक, अब फिर इसमें आप इस वाइंडिंग को सेट करेंगे। तो जो लेयर आपका डैमेज हुआ है उसको काट कर हटाएंगे और फिर नया सेट करेंगे। इसको जो काट कर हटाएंगे तो उस समय जो आप इसमें जो नया अरेंजमेंट करेंगे, तो नए अरेंजमेंट के लिए हमारी जो वाइंडिंग्स का जो वायर होना चाहिए, दैट मीन्स हमारे जो कॉइल के सेगमेंट सेक्शन होने चाहिए रिवाइंडिंग करने के लिए या उसी को ऊपर दोबारा से लपेटने के लिए, तो वह आपको ऐसे वार्निशिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि हवा में आते ही सूख जाए। क्योंकि आप जानते हैं ना, हम निश्चित रूप से वाइंडिंग के ऊपर भी क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, और उस लेमिनेशन से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपकी शॉर्ट सर्किटिंग से बचत होती है और दूसरी आपकी जो है एडी करंट लॉस में भी कमी आती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, छोटी डीसी मोटर में हम कैसा खांचा इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, हमारी जो छोटी डीसी मोटर होती है उसमें हम खांचे जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे होते हैं, आधे बंद होते हैं, आधे बंद, ठीक है। आप देखो स्लॉट्स के बारे में, तो ये ऐसा स्लॉट्स है, ये आपका पूरा खुला हुआ है, कंप्लीट ओपन है, ठीक, और इसमें जो आपका स्लॉट्स होता है वो ऐसे ऐसे, फिर आपका ऐसे ऐसे, इस टाइप का। अब ये क्या हो गया हिस्सा, यहाँ से देखिए थोड़ा सा खुला भी है, थोड़ा सा बंद भी है, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ध बंद कहते हैं, ठीक है। और यही अर्धबंद आपका क्या है, डिवटेल है।
समझ गए, डिवटेल टाइप का। तो हाफ बंद ऐसा वाला, तो हम अर्धबंद खांचे यानी डिवटेल टाइप के खांचे का क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैसा खांचा साहब, डिवटेल टाइप का खांचा, अर्धबंद खांचा का हम प्रयोग करते हैं। इसमें डिवटेल टाइप का रहे लेकिन पूरा खुला रहे वैसा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में जो टर्न्स हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, तो शॉर्ट सर्किट के टेस्ट करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब आपको पता है ना, शॉर्ट सर्किट के केस में आप ध्यान दीजिएगा, आपकी रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, करंट आपकी इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब मैक्सिमम हो जाती है, और आपको मालूम है ना वोल्टेज का मान 0 हो जाता है। तो आपकी इस तरह की टेस्ट के माध्यम से हम कॉपर लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। किसकी कैलकुलेशन करते हैं, कॉपर लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। तो साथियों, कॉपर लॉस की कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, ये वोल्टेज ड्रॉप मेथड है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मेथड के माध्यम से हम क्या करेंगे, तो याद रखिएगा, सारे खांचे में हम कॉइल को 230 वोल्ट एसी की सप्लाई देते हैं, और उसके बाद हेक्सा ब्लेड को आर्मेचर के सभी स्लॉट्स के ऊपर शाफ्ट के पैरेलल में रख करके क्या करते हैं, सभी के ऊपर शाफ्ट के पैरेलल में रख करके अब ब्लेड में पैदा होने वाले कंपन की जांच कर लेते हैं। और जितना वाइब्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, जितना वाइब्रेशन हो रहा है साथियों, उस वाइब्रेशन के बाद आपकी क्या होती है, स्वाभाविक रूप से हमारी टोटल की टोटल कैलकुलेशन यहां से क्लियर हो जाती है, जिससे कि आपको कंपन की जांच हो जाती है, और लपेटों के शॉर्ट सर्किट परीक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं, खांचे के अंदर अगर कहीं कोई कॉइल है, किसी में कोई परेशानी है, वो भी चीज़ हमको आइडिया लग जाता है। समझे कि नहीं। और ऐसे भी कौन सा कॉइल आपका डैमेज है, कौन सा नहीं है, किधर क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए ग्राउलर का यूज करते हैं। याद रखिएगा, किसका यूज करते हैं, ग्राउलर का यूज करते हैं। ग्राउलर की मदद से जो है हम सक्षम हो जाते हैं क्या करने में साथियों, तो अपने कॉइल के अंदर होने वाले फॉल्ट की जानकारी प्राप्त करने में। तो राइट मेथड आपका हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप मेथड। साथियों, व्हीटस्टोन की मदद से हम मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस। और ये मीडियम रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम के बीच का रेंज होता है। ठीक है, और ये टेस्ट लैम्प मेथड से आप सप्लाई की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, और ओम मेथड से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये तीनों अलग अलग था, सिर्फ ये वोल्टेज ड्रॉप मेथड से आपको शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी साहब। ये टेस्ट लैम्प उचित आंसर नहीं है, आपका राइट आंसर है वोल्टेज ड्रॉप मेथड। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग में अर्थ दोष परीक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो साथियों, आर्मेचर वाइंडिंग में अर्थ फॉल्ट अगर हुई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्राउलर मेथड। इससे भी आपको क्या होता है, अर्थ फॉल्ट का पता चल जाता है। फिर आपकी टेस्ट लैम्प मेथड, इससे भी आपको अर्थ फॉल्ट का पता चल जाता है। फिर वोल्टेज ड्रॉप मेथड, इससे भी आपको क्या होता है, अर्थ फॉल्ट का पता चल जाता है। यानी तीनों विधि के माध्यम से आप बहुत आसानी से अर्थ फॉल्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कहीं कोई वाइंडिंग हमारी स्पर्श में तो नहीं है, यानी आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो हैं मोटर के शाफ्ट के टच में अगर है। देखिए, अर्थ दोष का मतलब क्या होता है, यदि कम्यूटेटर सेगमेंट मोटर की शाफ्ट के संपर्क में होते हैं, तो अर्थ दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि आपकी क्या हो जाए, हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स आपके मोटर की शाफ्ट के क्या होंगे, संपर्क में आ जाएंगे, तब जाकर के ये परेशानी होगी। ठीक है, तो हम सभी तरह के मेथड्स का यूज करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज के बाद जो कल से टेस्ट होगी साथियों, यानी मंडे से टेस्ट होगी, आज तो आपकी फ्राइडे है, ठीक है, तो मंडे से जो आपकी टेस्ट होगी वो होगी डीसी जनरेटर। कौन सी टेस्ट होगी, डीसी जनरेटर। तो आप लोग डीसी जनरेटर को पढ़िएगा और डीसी जनरेटर का टेस्ट मंडे से आप देंगे।
आइए, कह रहा लैप और वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है। साथियों, सबसे बड़ी बात यहां पर समझिए, हमारी जो लैप वाइंडिंग है ना साहब, और वेव वाइंडिंग, उस दोनों के अंतर को समझिए। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। आपकी वेव वाइंडिंग में साथियों, यहां समझ लीजिए, आपकी वेव वाइंडिंग में क्या होती है, पैरेलल पाथ की संख्या बस 2 के बराबर होती है। चाहे पोल कितना भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया, समानांतर पथ की संख्या प्लस ए बराबर पी मैंने जो कहा है। तो आप यहां एक और बात याद रख लीजिए, लैप वाइंडिंग में आपको वोल्टेज क्या होती है, कम, और करंट क्या होती है, अधिक। करंट आई अधिक, करंट क्या होती है साथियों, अधिक उत्पन्न होती है। ध्यान रखेंगे, करंट अधिक उत्पन्न होती है। तो जब आपको किसी भी जनरेटर से कम वोल्टेज और अधिक करंट उत्पन्न करवाना है तो आप क्या करेंगे, लैप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आपका वेव में क्या होता है, यहाँ वोल्टेज अधिक, यहाँ साथियों वोल्टेज क्या होती है, अधिक, और आपकी करंट क्या होती है, कम। तो हमारा उत्तर जो इस प्रश्न के हिसाब से है उससे स्पष्ट हो गया, समानांतर पथों की संख्या में बड़ा ही व्यापक अंतर होता है। ठीक है, चलिए अपलोड करवा दीजिएगा। 70 नंबर तो मैंने करवा दिया है, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, मेरे सामने में किया गया है, वो बड़ी आसानी से हमने देखा भी है। आप एक बार चेक करिए, रिफ्रेश करिए, अदरवाइज अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से उसको भिजवाता हूँ। कहीं न कहीं कुछ फॉल्ट आ रही है, हमने तो भिजवा दिया है, अपलोड करवा दिया है साथियों। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का करवा देंगे, आज होगा। डैश एंड डैश हानियों को सामूहिक रूप से एस्ट्रे हानि के रूप में जाना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, चुंबकीय और यांत्रिक हानि को हम क्या कहते हैं, ठीक है, आपकी मैग्नेटिक व मैकेनिकल लॉस, मैग्नेटिक व मैकेनिकल लॉस, ये दोनों जब एक साथ हो जाएं इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रे लॉस कहते हैं। तो एस्ट्रे लॉस में ये दोनों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। और साथियों आप जान लीजिए, हमारी जो मैग्नेटिक लॉसेस होती है ना, वो 2 प्रकार की हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक लॉस के बारे में, तो मैग्नेटिक लॉस आपकी 2 है। एक है पीएच, जिसे आप हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, पीई, जिसे हम एडी करेंट लॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, पीएच का मान जो है किसके समानुपाती होता है, ये आपके बीएम, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, बीएम के समानुपाती होता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, ये आपकी वॉल्यूम के भी समानुपाती होता है। लेकिन अगर हम आए पीई के बारे में बात करें, एडी करंट लॉस, ये किसके समानुपाती होता है, यह भी साथियों बीएम स्क्वायर का, एफ स्क्वायर का, और फिर आपके टी स्क्वायर का। ये टी आपकी क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है, यानी आपके लेमिनेशन की मोटाई है। यानी इससे पता चला कि आप पी को टी स्क्वायर के समानुपाती मैंने बताया, मतलब अगर आप लेमिनेशन मोटा करेंगे लॉस अधिक होगी, लेमिनेशन पतला करेंगे लॉस क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हम अपने ट्रांसफार्मर में या मशीन में या जनरेटर में, हर तरह के डिवाइसेस में जहां भी एडी करंट लॉस को कम कराना है, वहां वाइंडिंग के ऊपर क्या करते हैं, बहुत ही माइनर परत लगाते हैं, किसकी, लेमिनेशन की, यानी थीन लेमिनेशन होता है, पतला होता है, 0.25 से लेके 0.35 mm के बीच होता है। कितनी थिकनेस होती है, 0.25 से लेके 0.35 mm के बीच होती है। ठीक है, चलिए साहब, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेस। क्या हो गया, मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेस। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हम डीसी जनरेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला टेस्ट आपका डीसी जनरेटर ही होगा। साथियों कह रहा है सिलिकॉन स्टील का प्रयोग डैश हानि को कम करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं सिलिकॉन स्टील क्या होता है, ये जो सिलिकॉन स्टील है ना, ये आपकी इसकी परमिएबिलिटी बहुत अधिक होती है। हम आजकल CrGOS से बने कोर का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में करते हैं।
CRGS का मतलब हुआ कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील शीट। साथियों इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आप मात्र कितना 0.5 से लेके 5% मात्रा किसकी मिलाते हैं, सिलिकॉन की मिलाते हैं। अब कहिएगा क्यों मिलाते हैं इतनी कम, तो सिलिकॉन ब्रिटल नेचर का होता है, भंगुर नेचर का होता है, ये रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ये बात सही है, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से एडी करंट लॉस हमारी कम होगी, ये भी बात सही है। लेकिन यदि आप इसको क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइंडिंग को टाइट करते हैं, वैसे केस में क्या होती है, आपकी निश्चित रूप से साथियों हमारा लिम्ब जिस पे वाइंडिंग कर रहे हैं वो डैमेज होने का, टूटने का, मैकेनिकली ब्रेक होने का पूरा खतरा जो है वो बना रहता है। साथियों यहां पर आपको समझाना मैं चाहता हूं कि इसमें आयरन कितना होता है। अगर सिलिकॉन स्टील की बात करें तो सिलिकॉन हो गया 0.5 से लेके 5% तक, और आयरन की मात्रा जो होती है ना वो आपकी इसमें होती है साथियों 99% के आसपास। ध्यान दीजिएगा कितना होती है, 99.5 से लेकर 95% के बीच होता है। और इस दोनों के सामंजस्य से इसका हम निर्माण करते हैं तो एडी करंट को भी तो कम कर ही देती है, और साथ ही साथ हमारे लिए परमिएबिलिटी भी इसकी बहुत हाई होती है। तो अब कह रहा है कि किस तरह की हानि को कम करते हैं, तो इसका प्रयोग करके अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी क्या हो जाए, आपकी क्या हो जाए, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। जीवन भर याद रखिएगा, एडी करंट लॉस को कम करते हैं थीन लैमिनेशन से। कैसे कम करते हैं, थीन लैमिनेशन से कम कर सकते हैं, ठीक है, पतले लैमिनेशन से, इंसुलेशन से। और हिस्टैरिसीस को हम गुड क्वालिटी के मैग्नेटिक मटेरियल से। कैसे साहब, गुड क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल अगर आप लेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल आप लेंगे तो उससे आप इसको कम कर सकते हैं। साथियों याद रखिएगा कि आपकी हिस्टैरिसीस होती क्या है, तो जरा आप समझ लीजिए। हिस्टैरिसीस लॉस होती है द लॉसेस व्हिच अकर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। एक बार आपने इसी सप्लाई दिया, मैग्नेटाइज हुआ, दोबारा से फिर आप क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ में मैग्नेटाइज और निगेटिव में डीमैग्नेटाइज। तो ये जो करस्पॉन्डिंगली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जो हो रहा है उसके वजह से जो मैग्नेटिक मटेरियल में लॉस आती है, नुकसान होता है, हीट के रूप में ऊर्जा की बर्बादी होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है, ठीक है। और ऐसे भी हिस्टैरिसीस शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टेरियन से बना है, जिसका अर्थ होता है पीछा पीछा चलना, यानी अनुगामी होना। कौन किसके पीछे चलता है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H के पीछे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B चलती है, यानी H के 0 होने पर भी B का मान 0 नहीं होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में वायु हानि किसके समानुपाती होती है। तो साथियों आपके डीसी जनरेटर में हमारी वायु हानि जो होती है ना, आपको मैं बता दूं, आर्मेचर की गति के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, वायु हानि, ये आपकी साथियों आर्मेचर की गति के वर्ग का समानुपाती होता है। यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं, एयर लॉसेस, ठीक है, इसी को हम विंडेज लॉस कहते हैं। एयर लॉस को ही क्या कहा गया, विंडेज लॉस कहा गया। और ये विंडेज लॉस समानुपाती n स्क्वायर के होती है, जहाँ n क्या है, आर्मेचर का स्पीड है। तो साथियों ये n स्क्वायर के समानुपाती होती है। और विंडेज को आप अच्छे से समझना है, अपने घरों में आप सीलिंग फैन आपने देखा होगा, और जब आप ये सीलिंग फैन चलती है तो हल्का सा इसका ब्लेड टिल्ट होता है, हल्का सा सम एंगल 12 से 15 डिग्री पर मुड़ा रहता है। और ये 12, 15, 18 डिग्री पर जो मुड़ा रहता है उससे आपकी एयर जो है कमरे के अंदर, उसके सर्कुलेशन में थोड़ा सा हवा को वो फोर्स करता है, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जब आप बहुत लंबे समय तक देखते हैं, 2 महीने 3 महीने से पंखा चल रहा है, तो आप पंखे को कॉर्नर देखिए, पूरा धूल उस पर जम जाता है। वह जो लॉसेस हैं जिसकी वजह से आपके ब्लेड की क्या होती है, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाया करती है। जब आप उसको साफ़ करते हैं तो चमक भी अच्छी हो जाती है, और फिर उसकी स्पीड भी थोड़ी आपको लगता है कि नहीं ये तो पूरा एसी जैसा महसूस हो रहा है। तो ऐसा जो महसूस होता है वो आपकी एस्ट्रे लॉसेस के कम होने से होता है। तो एस्ट्रे लॉस, विंडेज लॉस, ये वायु में मौजूद धूलकण या वायु से होने वाले फ्रिक्शन के दूर करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो आपका क्या होगा साहब, स्पीड के स्क्वायर का क्या होगा, समानुपाती। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर एन आर्मेचर की गति को व्यक्त कर रहा है। क्लियर,
दीपक जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए हम लोग आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। साथियों आज का हमारा क्वेश्चन है, लैप संयोजित आर्मेचर वाले 4 पोल के शंट जनरेटर में, कैसा जनरेटर है, 4 पोल का शंट है, इसमें क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, 50 ओम और 0.1 ओम है। 1000 वोल्ट, 100 वोल्ट और 40 वाट का 60 लैंप को एक साथ हमने सप्लाई दिया है, आर्मेचर करंट का मान बता दीजिए। साहब इसमें देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो आपको RSH दे दिया है 50 ओम, आपको साहब RA दे दिया है 0.1 ओम, ठीक है। अब आपकी लैंप की रेटिंग देखिए कितनी है, तो लैंप की रेटिंग, तो साथियों लैंप की रेटिंग जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 40 वाट का लैंप है और इसमें आपकी पावर की रेटिंग क्या है, 100 वोल्ट। चलिए पावर की रेटिंग 40 है और वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का 40 वाट की रेटिंग का आपके पास क्या है, बल्ब दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर आपको मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक बल्ब का सबसे पहले आप प्रतिरोध निकाल लीजिए, ठीक है। तो आइए जरा निकाल लेते हैं बल्ब का प्रतिरोध, एक का निकाल के सबको फिर जोड़ देंगे। तो बल्ब का प्रतिरोध ये देखिए कैसे निकलेगा, आप जानते हैं R बराबर V² P होता है। कैसे जानते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले से ही बताया है कि आपकी P का मान क्या होती है, V² R होती है। अब R निकालना है तो V² P स्वाभाविक रूप से होगा। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, V² क्या हो गया, 100 वोल्ट है, 100 का स्क्वायर, अब पावर आपकी 40, यानी 1 पर 40/40। सिंप्लीफाई करिए, कितना हो गया, 1000/4, दैट मीन्स 250। कितना हो गया साहब, 250 ओम। 250 ओम। मैं बोर्ड से इसलिए हट रहा हूं ताकि आप लिखना अगर चाह रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, 250 ओम हो गया, ठीक। अब जो ये 250 ओम हो गया तो आपसे क्या कहा है, सारे लैंप कैसे जुड़े हैं, सारे लैंप आपको पैरेलल में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक। और कितने लैंप जुड़े हैं साथियों, तो 60 लैंप हैं, 60 लैंप है। हाउ मच लैंप, 60 लैंप। अब यहां से एक कंसेप्ट समझिए साथियों, यदि समान मान, एक समान, सबकी वैल्यू एक है, यदि समान मान R के N प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों, समांतर में जुड़े हों, तो R इक्विवेलेंट का मान क्या होता है, स्वाभाविक रूप से R/N हो जाता है। तो यहां पर देखिए आपकी N की संख्या कितनी है, 60 है, आपका R कितना है, 250 है। तो 250 ओम के प्रतिरोध वाला लगभग कितना रजिस्टर, 60 रजिस्टर समानांतर में जुड़ा है। तो आप सीधे इस फॉर्मूला पे रख के R इक्विवेलेंट यहां से क्या निकालेंगे, R का मान है 250 जो कि यहां निकला एक का, अब बाकी टोटल कितने हैं, 60। तो हमने n कर दिया 60। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 25/6 करिए साथियों, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.16 ओम। तो आपको टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर 60 बल्ब का क्या हो गया, मिल गया। अब जब 60 का टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर आपको मिल गया तो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी साथियों, आइए जरा देख लेते हैं लोड करंट की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो यहां से जब ये मिल गया तो लोड करंट IL का मान देखिए, ये टोटल आपका सप्लाई वोल्टेज साथियों भी है ना, सप्लाई वोल्टेज क्या है आपका, V है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, V/R इक्विवेलेंट। आपका जो है ना सप्लाई वोल्टेज कहने का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज जो हमको मिल रही है आउटपुट में। ये जनरेटर है इसलिए हम सप्लाई करेंगे नहीं, हमको मिलेगा। तो जो जनरेटर में आपको मिलेगा तो आपको आउटपुट में कितना वोल्टेज मिला, V मिला। तो V हमने क्या कर दिया, R इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा, 100/4.16। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, 24 एम्पियर मिलती है। तो आपको 24 एम्पियर मिल गई लोड करंट IL। क्या मिल गई, लोड करंट IL। अब शंट रेजिस्टेंस निकालना है साथियों, यानी शंट रेजिस्टेंस तो है, शंट करंट निकाल लेते हैं। तो शंट करंट ISH क्या होगा, V/RSH। तो V आपका है 250, RSH आपको 50 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो गया,
ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पर वोल्टेज का मान हमें क्या लेना होगा, गौर करिए। यहाँ पर जो है वोल्टेज आपकी हो जाएगी V/RSH, ये संट वाला। तो संट वाला जो रजिस्टर है ना, उसकी वैल्यू तो आपको मिल गई 100/4.16। यहाँ भी V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान 100 है। तो यहाँ पर आप 100 क्या कर लीजिए, RSH यानी 50 कर लीजिए। सिंप्लीफाई होके कितना मिल गया, 2 मिल गया, ओनली 2 एम्पियर। क्या मिल गया, 2 एम्पियर। अब यहां पर गौर कीजिए, जब ये आपका 2 एम्पियर मिल गया, तो मैं आपको बता दूं साथियों, इस परिस्थिति में जब आपका 2 मिल गया तो आपसे पूछा क्या है प्रश्न, आर्मेचर करंट। तो साथियों यहां आर्मेचर करंट होता है IL प्लस ISH। क्या होता है, IL प्लस ISH। तो IL 24 है, ISH 2 है। आफ्टर सॉल्विंग 26 एम्पियर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीसी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, समझे कि नहीं। चलिए, आज न्यूमेरिकल हमने बताया है, तो हम आपको आज बोर्ड PDF सेव करवा के आपको भेज देंगे। ठीक है, अपलोड कर देंगे, आपको ऐप पर अपलोड कर देंगे। राहुल कुमार जी, कोई शॉर्टकट तरीका न्यूमेरिकल्स का नहीं होता है। जिस न्यूमेरिकल्स में शॉर्टकट तरीके होते हैं वो हम जरूर आपके बीच चर्चा कर देते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के होते हैं। ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में पूछा था और सेम यही क्वेश्चन DMRC में 2020 में पूछा था। इसीलिए इस न्यूमेरिकल को आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना ही पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि हमने जो चीज़ें लिखी हैं कि इसका यह मान है, इसका यह मान है, इसका यह मान है, ये सब आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ये सब क्या किया है, आपको समझाने के लिए लिखा है। आप परीक्षा में बनाते समय ये सब बातें नहीं मेंशन करेंगे। आप अभी प्रश्न को अपनी कॉपी पर बनाएंगे। मेरे क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी नहीं है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। मैं बोर्ड के पास से हट रहा हूं। आप लास्ट टाइम में यहाँ पर वीडियो को रोक करके और बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, इस प्रश्न को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो साथियों, राहुल कुमार जी, हमने जो बताया है वही आंसर सही है। ठीक है, 6 नंबर में हमने जो आंसर बताया वही सही है। आपके टेस्ट में वहां पर अगर होगा तो वहां मिस हुई होगी। ठीक है, मैं यहां जो बताया हूं दैट इज टू मच करेक्ट। तो आप खूब मन से पढ़ाई कीजिए, टेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए। ओके साथियों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।